नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, भाजपा के लिए राजनीति में एक अलग तरह का दृष्टिकोण हमेशा देखने को मिलता है। जिस जगह पर उसने जीरो से स्टार्ट किया, कई ऐसे राज्य हैं जहां उन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित की, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी तक बीजेपी जीतने में सफल नहीं रही। वैसे में एक राज्य के बारे में आज बात करने वाले हैं, वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो शुरुआती 34 सालों तक जहां सीपीएम ने एक तरफा वहां राज्य किया, वहीं उसको पछाड़कर ममता बनर्जी जब स्थापित हुई है, तब से लगातार वो राज करती रही। और आज के समय में बीजेपी ने वहां पे अपनी प्रस्तुति मजबूती तो दिखाई है, लेकिन जिस प्रकार से 2021 के विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि भाजपा इस बार ममता बनर्जी को हराकर बंगाल की सत्ता में काबिज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर क्या ऐसी वजह है कि जो भाजपा 2 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक बंगाल में पहुंचती है, लेकिन 2019 में भी वो 18 सीट जीती है लोकसभा, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव आते ही उसकी सीटें गिर जाती हैं और घट करके 12 सीट पे आ जाती है। यहाँ तक ही नहीं, कई सारे उपचुनाव में भी जो जीती हुई सीटें भी थी वो भाजपा हार जाती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों इतना कुछ बंगाल में होने के बावजूद भी भाजपा वहां सफल नहीं हो पा रही? चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात हो, आपने देखा कई सारे ऐसे मामले बंगाल में पिछले समय में हुए हैं जिस पर पुलिस की नाकामी, ममता बनर्जी सरकार का फेल्योर, सुप्रीम कोर्ट को दखल तक देना पड़ा है। और कई बार ऐसे हालात बन गए कि लगा हो कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक बात जो देखने को मिली, वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और उनकी रैली को अगर आपने सुना होगा, उनके भाषण को आपने सुना होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि भाजपा ने इस बार बंगाल में अपनी रणनीति को चेंज किया। और वो चेंज कैसे हुआ? वो जो प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, तो उनके भाषण में ये बात सुनने को मिली। बंगाल की सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया, जब पीएम मोदी ने दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए वो बातें कह दी जो अब तक बीजेपी की पूरी रणनीति को बदल सकती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री की रैली होती हो या जब भी इलेक्शन हुए हैं इससे पहले, तो बंगाल का चुनाव मोदी वर्सेस ममता करने की कोशिश हुई है, और इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा है। तो इस बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने ना तो ममता बनर्जी का नाम लिया, ना उनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाया, उन्होंने टीएमसी सरकार की बात की।
गुंडा राज की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की। बंगाल में जो टीएमसी सरकार बंगाली अस्मिता, बांग्ला संस्कृति की बात करती तो है, लेकिन उसके ऊपर अगर काम करने की बात हो तो वो कुछ करती वर्ती है नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी रैली के दौरान ये भी बताया कि जो केंद्र की योजना है वो जब बंगाल में पैसे की बात होती है, आपने लगातार टीएमसी नेताओं को देखा होगा कि केंद्र हमारा पैसा रोक के रखता है, पैसा नहीं देता है। तो पैसा नहीं देता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो तो नहीं बताती। टीएमसी गवर्नमेंट के अंदर मान लीजिए कि केंद्र सरकार की कोई योजना है, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, या और भी जो अन्य योजनाएं हैं जिससे कि लोग लाभान्वित हो सके, इसका इम्पैक्ट वहाँ के आम जनता पे पड़ेगा। तो ममता बनर्जी की सरकार उसी तरह की पॉलिसी में थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपना पॉलिसी लॉन्च करके वही केंद्र से आया हुआ पैसा उन लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और क्रेडिट अपने आप में लेती है। और केंद्र किसी भी कार्य के लिए किसी भी राज्य को अगर पैसे प्रोवाइड करती है तो उसका हिसाब उस राज्य को देना पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ जब भी पैसे के ब्यौरे की बात होती है तो ये सरकार का सीधा कहना है कि आप पैसे दीजिए, मैंने कहाँ खर्च किए इसका हिसाब आप मत मांगिए। तब आप ही बताइए कि इस तरह के कंडीशन में कैसे कोई उस राज्य को दोबारा पैसा देगा, क्योंकि एक बार में तो पूरा पैसा जाता नहीं। आपको एक किस्त रिलीज हुआ जिस कार्य योजना के अंतर्गत, वहाँ तक जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक सेकेंड किस्त आपको जारी नहीं होगी। और बंगाल की सरकार वो ब्यौरा देने में नाकाम रही, क्योंकि आज के डेट में टीएमसी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, इसमें कहीं किसी को भ्रम नहीं होनी चाहिए कि जो लोग पहले सीपीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वही अब वापस से टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए। तो जिनकी जो आदत होती है वो छोड़ नहीं सकते। ममता बनर्जी को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर उनके लोग जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो उस पर अंकुश लगाएगी, अगले ही दिन उनकी सरकार चली जाएगी। इसलिए ममता बनर्जी चाह करके भी ये काम नहीं कर सकती। और ये खुला खेल फर्रुखाबादी बंगाल में आंख बंद करके चलता है। पीएम मोदी ने इस बार ममता बनर्जी पे सीधा कोई हमला नहीं किया, क्योंकि ममता बनर्जी पे कितने भी आरोप लगे, अगर आप डायरेक्ट अटैक ममता बनर्जी पे करेंगे तो वहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं पड़ती। और इसका फायदा इतनी तरह से घिरे होने के बावजूद भी लोकल वर्सेस बाहरी बनाने की रणनीति जो बार बार टीएमसी अपनाती है, और इसका फायदा टीएमसी को मिल जाता है। तो इस बार प्रधानमंत्री की जनसभा में स्पष्ट तौर पे देखने को मिला कि उन्होंने डायरेक्ट ममता बनर्जी के ऊपर कुछ नहीं कहा। उन्होंने टीएमसी सरकार की बात, बंगाली अस्मिता की बात, बंगाल के विकास की बात, बंगला को राष्ट्रीय भाषा देने का काम जो उन्होंने किया उसके बारे में बात की। मतलब एक तरह से इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से इस बार चेंज दिखाई दी प्रधानमंत्री के भाषण में। आप उस पूरे भाषण को सुनिएगा, ये हर बातें आपको उस भाषण का केंद्र में नजर आए। उन्होंने
बंगाल के युवाओं, महिलाओं और विकास को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा, अब बंगाल को तोड़ने वालों को जवाब देने का वक्त आ गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है और इस बार बीजेपी आना ही चाहिए। ये लाइनें पहले इतनी साफ नहीं थी जितना इस बार उन्होंने कहा है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं, बाकी सारी पार्टी गाइडलाइन उसी के आधार पे चलती है, क्योंकि 2021 में दीदी ओ दीदी का एक नारा प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में दिया। वो बीजेपी को फायदा तो नहीं पहुंचा सका, उल्टा बीजेपी को नुकसान ज़्यादा कर दिया। तो इन सब बातों से सबक लेते हुए इस बार पूरी सतर्कता के साथ बातों को रखा जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ की सरकार की मंशा, इस सरकार के अंदर जो माटी मानुष की बात कर दी, उसके राज्य में बेटियों पर हुए अत्याचार की बात कर रहे हैं, सत्ता शासन व्यवस्था की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। क्योंकि बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार बनी, वहाँ पर इंडस्ट्री आना तो छोड़िए, जो इंडस्ट्री थी वो भी धीरे धीरे वहाँ से पलायन होकर दूसरे राज्यों में चली गई। इन्हीं सब बातों को एक पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। उन्होंने दुर्गापुर में कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल सरकार रोक रही है या केंद्र बनाम राज्य का नैरेटिव नहीं, जनता बनाम टीएमसी की रणनीति अप्लाई कर रही है। दुर्गापुर की रैली में बीजेपी के लिए संकेत है कि अब पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। मोदी ने जो कहा है सिर्फ भाषण नहीं था, वो था 2026 की सियासी चाल। अब बीजेपी जातीय समीकरण से ज़्यादा विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बात कर रही है और ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि लोगों को अधिक से अधिक इन बातों को बताया जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाया जाए। और सबसे बड़ा घमासान आने वाले दिनों में होगा वो है SIR, जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो पूरे देश में करवाने जा रहा है। यानी कि फर्जी वोटर जो हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने की बात हो रही है। अभी बिहार में हो रहा है और किस प्रकार की सियासत घमासान मची हुई है ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। करीब करीब 35 लाख लोगों का नाम कट रहा है। उसमें कई सारे लोग हैं जो मर गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बिहार छोड़कर दूसरे जगह परमानेंटली बस गए हैं और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो सके, ऐसे लोगों की भी संख्या है। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि जिस प्रकार बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठता रहा है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी को परेशान लगातार करता है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये बड़े वाले समर्थक हैं टीएमसी के। इनको इस प्रकार से भड़काने बताने की कोशिश की जाती है कि अगर आप सीपीएम या कांग्रेस को वोट दोगे वो सत्ता में आएगी नहीं और भाजपा को आप वोट दोगे तो आपको उल्टा बाहर पर कर देगी। इसलिए एक तरह से ये इंटैक्ट वोट है टीएमसी के लिए। इसलिए जब भी घुसपैठियों से जुड़े मुद्दों पर बात होती है तो आप देखेंगे कि टीएमसी के सारे बड़े बड़े नेता वो डायरेक्ट अमित शाह जी पे हमला करते हुए दिखाई देते हैं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। आखिर ये घुसपैठिए आए तो कहाँ से आए? इसका जवाब जब SIR होगा बंगाल में तो टीएमसी वालों को देना भारी पड़ जाएगा। साथ ही साथ
ममता बनर्जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है, कई सारे इसके उदाहरण, उसमें से एक योजना थी शिक्षा भर्ती घोटाला। आपने देखा कि कैसे हाईकोर्ट ने शिक्षकों को निरस्त कर दिया था। इसको बचाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने एड़ी चोटी एक लगा दी और प्रधानमंत्री लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था, क्योंकि जब तक ये सही नहीं होंगे तब तक कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला बंगाल में नहीं आए। यही हाल लगभग कमोबेश बिहार की भी यही स्थिति है। और इन सब चीज़ों पर जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा तो दे ही दिया है कि बंगाल में भाजपा की रणनीति क्या होगी, और एक तरह से इसको एक अच्छी शुरुआत आप मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डायरेक्ट चुनाव मोदी वर्सेस ममता होता था, वो ना होकर टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो, इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता हुआ आपको चुनाव में दिखाई देगा। तो ये एक तरह से शुरुआत है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएगी। तो ये मुख्य बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।